वेम्बले के ऐतिहासिक मैदान पर यूरो 2020 के दूसरे सेमीफाइनल में आमने सामने होंगी इंग्लैंड और डेनमार्क की टीमें। जहां इंग्लैंड को 1966 वर्ल्ड कप ट्रायम्फ के बाद अपने पहले बड़े ट्रॉफी की दरकार है, वहीं डेनमार्क की टीम ने 1992 में सबको सरप्राइज करते हुए टूर्नामेंट अपने नाम किया था। और इस मैच पर और बात करने के लिए हमारे साथ है फॉर्मर गोलकीपर और जाने माने स्पोर्ट्स कमेंटेटर घौस मोहम्मद। घौस सर, कितनी हैरत की बात है कि इस मैच के लिए जो दो टीमें उतरेंगी उनमें से सिर्फ एक ने इससे पहले यूरोपियन चैंपियनशिप का खिताब जीता है और वो टीम इंग्लैंड नहीं डेनमार्क की है। गैरेट साउथगेट जो है उनकी टीम को उनको सपोर्ट कर रही है, उनकी टीम उनके कहे अनुसार खेल रही है। अगर आप इंग्लैंड का रणनीति देखें तो मेरे ख्याल से जिस तरह इंग्लैंड ने जर्मनी को शिकस्त दी थी, जर्मनी को हराया था, वो एक बहुत बड़ा मैच था और सबने आंकड़ों के हिसाब से कहा था कि जितनी बार मिले इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा। तो गैरेट की टीम ने हैरत में डाला, जर्मनी को आउटप्लेड किया। आपने उनकी डिफेंस को देखा, उनकी मिडफील्ड को देखा। जर्मनी जो मशहूर माने जाते थे डिफेंस और मिडफील्ड में और अपनी वैरायटी में इतने दिन से अच्छा करती आ रही थी, उनको उन्होंने बहुत ही ऐसे परेशान करके हराया। जर्मनी टीम बाहर हो गई, वो इंग्लैंड को इस चीज का गौरव हासिल हुआ कि उन्होंने बड़ी टीम को हराया। तो रही बात, अगर हम बात करें डेनमार्क की, डेनमार्क की जो टीम है, आपने देखा एरिक्सन वाला जो इंसिडेंट हुआ था फिनलैंड के खिलाफ, और उसमें सब लोगों की दुआओं से वो वापस आए, अब ठीक हैं और खुश हैं क्योंकि उनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी उससे कहीं बेहतर डेनमार्क की टीम कर रही है। पर डेनमार्क के साथ ये है कि डेनमार्क कम से कम एक बार तो चैंपियन रह चुकी है। इंग्लैंड को पहला मौका होगा कि जब उनके पास एक अच्छा अवसर है वेम्बले के अंदर कि वो फाइनल में पहुंचे और कुछ विशेष कर पाए। पर मेरे ख्याल से जो इंग्लैंड की मेगा रणनीति रहती है, आपने देखा होगा कि जो उनके डिफेंडर हैं, है ना, वो चट्टान की तरह है ना, अच्छा खेलने में माहिर है। और जब वो गेम स्टार्ट करती है इंग्लैंड की टीम, तो आप देखिए कि जब इंग्लैंड के डिफेंडर्स खेलते हैं तो वो आराम से पास देते हैं, अपने मिडफील्ड को पास देते हैं, राइट हो, लेफ्ट हो या सेंटर में हो, और वापस बॉल लेते हैं। पहले उनकी कोशिश रहती है कि जो अपोनेंट है, जो विरोधी टीम है, उनको वो परखते हैं कि उनको विचलित करते हैं कि वो ऊपर आएंगे, और फिर जब कोई टीम ऊपर आती है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे गैप मिलता है और वहां पे वो स्टेर्लिंग जैसे और हैरी केन जैसे खिलाड़ियों का फायदा उठाते हैं, थ्रू डालते हैं। और यहाँ मैं ये बात जरूर मेंशन करूंगा कि जितनी भी टीमें खेली हैं, सबसे इंटेलिजेंट फुटबॉल इंग्लैंड ने खेली है, क्योंकि वो ईपीएल वहाँ पे और एफए कप वगैरह जो टूर्नामेंट होते हैं, उनके पास नामी खिलाड़ी हैं, वो प्रेशर लेना जानते हैं, उन्हें पता है कि स्टाइलिश खेल कैसे होता है, गैलरी शो कैसी होती है, और इसी चक्कर में आगे वो परेशान भी होने वाले हैं। पर डेनमार्क के अंदर कोई यूरोपियन क्लबों में ज्यादा खेलने वाले नामी खिलाड़ी नहीं है। इंग्लैंड की टीम के पास विकल्प की कोई कमी नहीं है। हालांकि जब वार्म अप मैचेस चल रहे थे और गैरेट साउथगेट अपने फ्रिंज प्लेयर्स को मौका दे रहे थे, तो इस बात पर उन्हें काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। इंग्लैंड का जो कोच है वो एक तरह से एक ऐसे स्टेट का कोच समझ लीजिए, ये जहाँ पे हर बात पे नुक्ताचीनी होती है। वहाँ की मीडिया को संभालना आसान नहीं है। इतनी मीडिया वहाँ पे फुटबॉल को फॉलो करती है और एक एक मूव पर कोच का, प्लेयर्स का, उनकी पर्सनल चीजों का सब पे नजर रखती है। तो अगर वो क्लिंसमैन वाला दिमाग ले आए कि वो पेपर ना पढ़े, लोगों की बात ना सुने, तो दे कैन डू बेटर। तो उनके ऊपर प्रेशर था गैरेट के ऊपर। पर जिस तरह से उन्होंने खेलना शुरू किया है और रहीम स्टेर्लिंग ने, हैरी केन ने, सबने जो फिनिशिंग होती है, अगर आप अच्छा खेल रहे हैं, डिफेंस में रोक के रख रहे हैं, मिडफील्ड में बॉल रख रहे हैं और फिर थ्रू पे,
तो उनके फॉरवर्ड की जो पोजीशनिंग है वो अच्छी है। और दूसरी बात है जो सडनली वो काउंटर अटैक करते हैं, आराम से खेलेंगे, बॉल को होल्ड करेंगे। ये स्पेनिश फुटबॉल की तरह होल्ड नहीं करते हैं, ये एक इनका वैरायटी होता है, वो टक 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 आगे पीछे जाते हैं। ये देखते हैं कि उनकी डिफेंस, उनकी मिडफील्ड को अपने ऊपर बुलाएं, जब उनके पीछे गैप हो उसमें से ये थ्रू बॉल देके या लंबे क्रॉस देके दौड़ाते हैं अपने फॉरवर्ड को। और उन्होंने प्रेशर करके अच्छा काम भी किया है। मेरे ख्याल से इंग्लैंड की जो गैरेथ की जो टीम है वो अभी तक अपने कोच के कहे अनुसार खेल रही है और एक संतुलित खेल खेल रही है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, संतुलित खेल खेल रही है। अब इंग्लैंड के अटैक के बाद बात डेनमार्क के अटैक की करते हैं। डाम्सगार्ड, डॉल्सबर्ग, नॉरगार्ड, पॉल्सन, विकल्प काफी है यहाँ भी। ठीक कहा आपने, जैसे आपने कहा ओलेसन, मार्टिन, पैटवेट, कैस्पर, ये सभी खिलाड़ी वो हैं मेघा जो इनके ऊपर ना कोई प्रेशर नहीं है कि वो किसी ऐसे क्लब से खेलते हैं या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनके पर प्रेशर है या मीडिया का प्रेशर उनके पर नहीं है। जो प्रेशर मीडिया का जर्मनी टीम पर या आपका इंग्लैंड की टीम पर रहता है, ऐसा मीडिया का प्रेशर डेनमार्क पर नहीं है। तो डेनमार्क की जो कोशिश रहेगी वो यही रहेगी कि वो एक अपना नेचुरल खेल खेले। क्योंकि देखिए, अगर आप एक टीम जो है फिनलैंड और बेल्जियम से हारने के बाद रशिया और वेल्स को हरा के क्वार्टर फाइनल में पहुंची और वहां पे उन्होंने चेक रिपब्लिक को 2-1 से हराया, वो कोई कम बात नहीं थी। इंग्लैंड ने यूक्रेन को हराया, तो इंग्लैंड और यूक्रेन का मैच तो एक तरफा था, लेकिन डेनमार्क का जो मुकाबला चेक से था, चेक मेंटली टफ टीम थी, उसको जिस तरह डेनमार्क ने हराया, उससे ये है कि ये टीम भी अपसेट करने की क्षमता रखती है। पर ये पूरे रणनीति के साथ ये एक ऐसा मैच होगा मेगा टैक्टिकल, जो गैरेथ है, गैरेथ को पूरी तरह टैक्टिकल रखना होगा अपनी टीम को। क्योंकि डेनमार्क किसी भी टैक्टिक्स के आगे उनको नहीं पता, वो तो सिर्फ अपना नेचुरल खेल खेलते हैं, अच्छा दौड़ते हैं। उनकी जो डिफेंस है, डिफेंस के अंदर एक खासियत है कि जब उन पे प्रेशर आता है बड़ी खूबसूरती से वो बचाते हैं। तो यहाँ रहीम स्ट्रैकलिंग और हैरी केन जो कि पेशेवर थिंकर हैं, खास करके रहीम स्ट्रैकलिंग की मैं बात बताऊं कि वो तो जब आया था तो इतना मैच्योर प्लेयर नहीं था, बहुत गलती करता था, उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता था। अब वो जब तक रहता है वो सेंटर फॉरवर्ड के बीच में भी आता है, राइट में, लेफ्ट में पोजीशन बदलता है। जैसे सबसे बड़ी बात होती है इस तरह के खिलाड़ियों की, जो फिनिशिंग अच्छी होती है, वो अपने आप को पोजीशन करने में माहिर माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी सेंटर। तो मेरे ख्याल से कुछ विशेष करना होगा, क्योंकि डेनमार्क जो है वो ज्यादा रणनीति बना के नहीं आएगा। वो वही खेल खेलेंगे जो उन्होंने रशिया या वेल्स के खिलाफ खेला है या खास करके चेक के साथ खेला है। ये गर्मी है, जैसे गर्मी के मौसम में अगर आप जिस तरह खेलते हैं और आप पे प्रेशर होता है, तो यहाँ पर आपको अपना दमखम बचाते हुए शुरू से डेनमार्क यही कोशिश करेगी कि गोल भेदें। जबकि इंग्लैंड की टीम जल्दबाजी नहीं करती। इंग्लैंड की टीम क्या करती है कि आराम के साथ, सहजता के साथ वो शतरंज के मोहरे चलती है और अचानक वो शतरंज खेलते खेलते जबरदस्त अटैक करती है। तो वो अपने जहां जिस खेल की सोच की जरूरत होती है इंग्लैंड की टीम कर रही है। क्योंकि आप देख ही लीजिए, इतने पेशेवर वहां की लीग होती है, सारे नामी खिलाड़ी, सारे नामी क्लबों में उनके खिलाड़ी खेलते हैं। प्रेशर इंग्लैंड पे है, डेनमार्क पे नहीं। तो मार्क डेनमार्क करने के चक्कर में नहीं रहेगी, वो तो नाम ही उनका डेनमार्क है, लेकिन इंग्लैंड को मार्क करना पड़ेगा और ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। वो अंग्रेज है, उनकी थिंकिंग बहुत अच्छी है, बहुत शातिर तरीके से वो चलेंगे, क्योंकि उनके पास ये मौका है कि पहली बार एक ऐसी जगह पे, और अगर हम पिछले वर्ष एक नेशंस कप हुआ था, उसमें इसी स्टेडियम में डेनमार्क ने इंग्लैंड को 1-0 से हराया था। तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इंग्लैंड तो अपनी कोशिश करेगा, पूरा दिमाग के साथ खेलेगा। और जैसा मैंने कहा कि वो संयम से खेलना शुरू करते हैं, फिर अचानक अटैक करते हैं। पर डेनमार्क संतुलित फुटबॉल खेलती है, वो अपने हिसाब से प्रेशर टैक्टिक्स रखती है। उन पे प्रेशर नहीं है, प्रेशर इंग्लैंड पे है, और जिसपे इंग्लैंड
जिस पे प्रेशर होता है उसको मेंटल टफनेस का नमूना पेश करना पड़ता है, और ऐसा वो कर सकते हैं क्योंकि वो आदी हैं, ईपीएल वगैरह खेलते हैं। डेनमार्क पे कोई प्रेशर नहीं है, खुल के नेचुरल खेलेंगे, उसका उनको लाभ मिलेगा। और डेनमार्क के संतुलित रहने का श्रेय बहुत एक्सटेंड तक उनके कोच को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ अपनी टीम को टैक्टिकली तैयार किया बल्कि उन्हें इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया। देखिए, जो डेनमार्क के कोच हैं वो 3-4-3 की फॉर्मेशन में खेलते हैं, और उन्होंने डिफेंस जो है, उनकी डिफेंस बहुत अच्छी है, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर आप शुरू में ही अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेंगे तो आप, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, अपना स्वाभाविक खेल खेलेंगे, अपना नेचुरल खेल खेलेंगे। और डेनमार्क के कोच की तारीफ करनी होगी, जिस तरह उन्होंने अपनी टीम को यूनाइट रखा है। एरिक्सन की मुश्किल हालात में जो उनको समस्या हुई स्वास्थ्य को लेके, हार्ट अटैक को लेके, वो वापस दुनिया में आए, तो मेरे ख्याल से उनकी यही कोशिश है कि वो इतना अच्छा करें कि एरिक्सन जो है वो दुगने अच्छे हेल्दी हो जाएं और फिर वो अपना खेल जारी रख सकें। तो उसके लिए वो तोहफा देने की कोशिश करेंगे, और इतनी उनमें क्षमता है। जी, बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी लीडरशिप रोल पर हो वो अपने दायित्व को पूरी तरह से निभाए, और वो बात चाहे कप्तान की हो या फिर कोच की हो। इंग्लैंड के केस में हैरी केन का फॉर्म में वापस आना, बतौर कप्तान टीम को इंस्पायर करना कितना इम्पोर्टेंट आप देखते हैं? हैरी केन बीच में नी प्रॉब्लम से में थे, और ये उनका 60वां मैच होगा। ज़्यादा एज नहीं है, 27 वर्षीय हैं। रहीम स्टर्लिंग प्रेशर लेते हैं, तो उनके ऊपर खाली प्रेशर नहीं है, पर यह है कि अगर कोई खिलाड़ी अपने अनुभव के आधार पे, उसकी फिनिशिंग अच्छी है, वो स्कोर करने की एबिलिटी में 100% फायदा उठाने की स्थिति में आपको ला सकता है, तो वो इतना कर सकता है कि दूसरे टीम को उसका प्रेशर रहेगा, उसका ध्यान रहेगा कि भाई ये हैरी केन को किस तरह संभालें, रहीम को किस तरह संभालें। उसमें क्या होता है ना, एक और खासियत होती है कि जब आप फॉरवर्ड में जो नामी खिलाड़ी होते हैं उन पे नजर होती है, तो मिडफील्डर गोल मार जाता है, डिफेंडर गोल मार जाता है। तो ये बहुत अच्छा खेलना होगा इंग्लैंड को, उनके कोच गैरेथ को टैक्टिकली बहुत कुछ करना होगा, क्योंकि एक ही सबसे मजबूत पक्ष डेनमार्क के लिए है, वो ये कि उनका प्रेशर में नहीं खेलना, जिसका उनको लाभ हो सकता है। तो बिल्कुल एक बहुत एक्साइटिंग मुकाबले की एक्सपेक्टेशन रहेगी, और इंग्लैंड की टीम डेनमार्क को हल्के में लेने की गलती तो बिल्कुल नहीं करेगी। थैंक यू सो मच गौर सर, हमारे साथ अपनी एनालिसिस शेयर करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे थम्स अप जरूर दें, और साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन बटन जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि रेगुलरली हम आप तक ऐसे ही स्पोर्ट्स रिलेटेड कंटेंट्स पहुंचाते रह सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।